आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट भारत के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं। आप सभी लोगों ने भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों के बारे में सुना होगा और खगोल शास्त्रियों के बारे में भी सुना होगा। लेकिन हमारे लिए आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि है ना, आर्यभट्ट के बारे में किसी को वर्षों तक नहीं पता चला। बहुत से लोगों को तो आर्यभट्ट के बारे में तो जानने के लिए तब मिला जब 19 अप्रैल 1975 को भारत के कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया था और उसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था उसी दिन। तो इसीलिए हम आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, काफी सारे देश में आविष्कार किए, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, आर्यभट्ट, आर्य सिद्धांत जैसी कई सारी किताबें उन्होंने लिखी है। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात यह भी है कि आज कई सारी ऐसी चीजें भी है जो इनके बारे में ज्यादा कहीं उल्लेख नहीं मिल पाता है। कई ऐसे सोर्सेज है, अभी इसको लेके इतिहासकारों में आज भी मतभेद रहता है कि आर्यभट्ट ने क्या सिद्धांत दिए थे, क्या गलत दिए थे। कोई सही मानता है, कोई गलत मानता है। ऐसे करके सबका अलग अलग कहना रहता है कि है ना, आर्यभट्ट के बारे में कि आखिर उन्होंने ऐसे क्या सिद्धांत दिए थे। सबकी अलग अलग राय रहती है। तो आर्यभट्ट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। हालांकि आर्यभट्ट के जन्म की कोई तारीख नहीं है, लेकिन आर्यभट्ट ने तो अपने जन्म की एक तारीख तो खुद ही बताई हुई है कि है ना, उनका जन्म 21 मार्च 476 ईस्वी में हुआ था। अब उन्होंने ऐसा खुद ने बताया। देखिए, ये कोई प्रूफ नहीं है कि है ना सही में उनका इस तारीख को ही जन्म हुआ था। ऐसा कोई इसके बारे में एविडेंस नहीं मिलते हैं, अपने को सबूत नहीं मिलते इस बारे में। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि है ना, देखिए सबसे पहले ये आपको बता दूं कि दो आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्ट प्रथम और आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट प्रथम जो 5वीं शताब्दी में हुए थे, गुप्त राजाओं के समय में, गुप्त वंश के समय में। और उसके बाद जो 10वीं शताब्दी में आर्यभट्ट हुए थे, आर्यभट्ट द्वितीय, वो उस समय हुए थे। आर्यभट्ट प्रथम जो थे, उनका यह मानना था पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, मतलब अपनी धुरी पे घूमती रहती है। लेकिन जो आर्यभट्ट द्वितीय थे, उनका ये मानना था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर स्थिर रहती है। जैसे करके, हालांकि आर्यभट्ट प्रथम का ही ज्यादा उल्लेख है इसमें, तो अपन उन्हीं के बारे में ही ज्यादा बात करने वाले हैं। आर्यभट्ट द्वितीय का कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोगों का मानना भी रहता है इस बात को लेके कि आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट प्रथम भी थे। यहाँ आपको बता दूं, भट्ट का मतलब होता है योद्धा। भट्ट शब्द का मतलब होता है योद्धा। तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, जिसको उस समय कुसुम नगर भी कहा जाता था, वहां पर हुआ था। पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा नगर था उस समय। उस जमाने का जो पाटलिपुत्र था, वो अब आज का पटना शहर हो गया है। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो अब देखिए, पटना का नाम पाटलिपुत्र है, ये बात पटना का नाम पाटलिपुत्र था। और ये जो पाटलिपुत्र शहर था, ये उस समय नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की डायनेस्टी रहा हुआ है। सबसे पहले ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी रहा हुआ है। माफ कीजिएगा, डायनेस्टी बोल दिया था, राजधानी रहा है। डायनेस्टी मतलब वंश होता है, वंश नहीं बोल रहे, कैपिटल बोल रहा था। तो पाटलिपुत्र नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी रह चुका है। तो अब उस समय क्या हुआ था, जब ये आर्यभट्ट उस समय पैदा हुए थे ना, तो उस समय क्या था कि है ना, देश में गुप्त वंश का शासन चलता था। गुप्त काल का युग था। गुप्त काल के कई राजा हुए थे, जिन्होंने उस समय काफी समय से, उससे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था, काफी कुछ किया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये बड़े हुए, तो इनकी आधुनिक शिक्षा जो थी वो पाटलिपुत्र के में ही हुई थी, आश्रम में, पाटलिपुत्र के आश्रम में। फिर उसके बाद उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि उसका क्या हिस्ट्री रहा हुआ है, क्या उसके बाद वहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और उसमें क्या रहता था। सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। तो और नालंदा खत्म कैसे हुआ था, ये सब इसके बारे में नालंदा की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, तो अभी वो वीडियो में देख लीजिएगा। तब नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पढ़ाई की।
अब नालंदा विश्वविद्यालय में तो ऐसा था, और इनके संस्कृत में काफी निपुण थे। आर्यभट्ट शुरू से ही संस्कृत में निपुण हुआ करते थे। आपको पता ही है कि अगर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो सबसे पहले आपको दो चीजें तो कंपलसरी ही होगी, चाहे वो बुद्धिज्म हो या फिर एक तो बुद्धिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद संस्कृत आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा रूल है इस चीज का। ये यूनिवर्सिटी के ये दो सबसे बड़े रूल थे। अब उसके बाद उनकी पढ़ाई हुई। जब आर्यभट्ट 23 वर्ष के हुए तो 23 वर्ष के होने के बाद उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिससे आर्यभट्टीय ग्रंथ नाम दिया गया है। आर्यभट्टीय ग्रंथ नाम दिया गया। आर्यभट्टीय ग्रंथ जो है इसमें 121 श्लोक भी लिखे गए हैं। ये जो 121 श्लोक लिखे गए हैं, इनमें जो जितने भी चीजें हैं ना, क्या बोलते हैं इसमें है ना, जैसे कई सारी चीजें लिखी गई है, जैसे अब अलग अलग खोज के बारे में बताया गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स, फिर डेसिमल जो दशमलव प्रणाली है उसके बारे में, जो स्कूल में जो मैथ्स पढ़ाया जाता है मैक्सिमम वो सारी चीजें आर्यभट्ट ने ही दी थी। आर्यभट्ट ने ही बताया था इसके बारे में। सबसे पहले जीरो का आविष्कार किया था उन्होंने। हालांकि जीरो का आविष्कार की जो गणना है, जीरो के आविष्कार जो है ना, उससे पहले क्या हुआ था ना, देखिए अब जैसे वैदिक काल था या उससे पहले भी है ना, देखिए जीरो का मतलब आविष्कार तो नहीं हुआ था लेकिन उसकी गणना की जाती थी एक शब्द में बोल के। मतलब गणना कैसे की जाती थी, अब जैसे देखिए, अब जैसे रावण के 10 सर थे, तो रावण को जैसे उस समय जैसे 10 पे कैसे लिखा जाता है, एक शून्य, मतलब एक पे शून्य 10 ऐसे लिखा जाता है ना, 1 0 10। लेकिन उस समय कैसे होता था, अब जैसे 10 सर थे तो ये नहीं बोला जाता है कि है ना रावण के 10 सर थे, दशानन, रावण को ऐसे बोला जाता है दशानन, यानी जिसके 10 सर हो, ऐसे बोला जाता है। अब जैसे वेदों में अब जैसे 108 लिखा गया है, तो जैसे 108 जैसे लिखा गया है तो उसमें भी ऐसे दिया गया, अष्टोदहा, ऐसे ऐसे लिखा गया 108, मतलब वो एक जीरो को मिला के, मतलब जैसे अलग से उसमें लिखा गया है कि है ना, मतलब जैसे उस समय जीरो काउंटिंग में नहीं आता। अब जैसे माइनस में कैसे होता था कि है ना, अब जैसे एक में से एक गया, अपन आज बोल देते शून्य। अब उस समय कैसे होता था कि ये गणना की जाती थी इसके बारे में कि शून्य कैसे बना, एक्चुअली इसको मतलब ये गणना तो होती थी इससे पहले, काफी इसके बारे में बोला जाता था, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया था। इसके बारे में ये बोला नहीं गया था कि है ना ये जीरो की संख्या है। ये जब आर्यभट्ट ने सबसे बड़ी बात है कि आर्यभट्ट ने इस बारे में बताया था कि जीरो एक प्रणाली है, अगर एक में से एक, और इसके बारे में उनको पूरा बताया गया था कि जीरो के आविष्कार के बारे में उन्होंने पूरा बताया था कि जीरो का आविष्कार के बारे में कि जीरो कैसे बना, मतलब जीरो उसको कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में आर्यभट्ट ने काफी बताया हुआ है इस ग्रंथ में। अब आर्यभट्ट का जो एक और ग्रंथ है आर्य सिद्धांत, आर्य सिद्धांत जो है ना, इसमें भी क्या हुआ कि है ना, और ये जो आर्यभट्टीय ग्रंथ है ये संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। अब इसमें क्या हो गया कि है ना, जैसे संस्कृत में भाषा में लिखा गया, और इसके बाद जो इनका एक और ग्रंथ है, इन्होंने सबसे बड़ी एक और बात है कि है ना, पाटलिपुत्र में है ना, जो पाटलिपुत्र के आश्रम में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताया था कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, उस बारे में पूरी व्याख्या की थी। खगोल शास्त्र के बारे में उनको मालूम था। अब खगोल शास्त्र देखिए, खगोल शास्त्र की जहां तक बात है, खगोल शास्त्र, गणित और खगोल विद्या तो है ना वैदिक काल में भी विकसित थी। आपको बता दूं, वैदिक काल के लोग भी है ना गणित और इसके बारे में जानते थे, खगोल विद्या के बारे में कि खगोल शास्त्र में क्या पढ़ाया जाता है, गणित के सारे उनको मालूम थे। वो आर्य लोग तो ये भी जानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये सारी बातें हैं। किसी दिन भी वेद के बारे में भी अपन बात करेंगे, वेदों की हिस्ट्री पे, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल से समझाऊंगा कि क्या है उसमें। अब उन्होंने फिर अपने इस ग्रंथ की रचना की, आर्यभट्टीय ग्रंथ की। अब आर्यभट्ट के जो जितने भी थे उसमें उन्होंने ये लिखा था, जैसे काफी कुछ दिया था इसमें, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, जितने भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उनको बताया, डेसिमल प्रणाली को बताया था। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है उस समय देखिए,
आज के टाइम उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, उस समय कुछ भी नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं हुआ करता था भारत में। ना कोई कैमरे रहते थे या कुछ भी ऐसे लिखने पढ़ने का कोई बुक्स नहीं रहती थी। लेकिन जो इनकी बुक होती थी ना, वो कैसे रहती थी कि है ना, ये फिर भी है ना काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज हम हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात ये भी है कि आज इतना कुछ आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिकों ने देश को दिया तो बहुत कुछ। हमारे देश में ऐसे ऐसे दरबारी इतिहासकार भी थे जिन्होंने आपको ऐसी स्कूल की किताबों में इन लोगों के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने ज्ञान दिया सारा है ना पश्चिमी देशों के पास चला गया। और आज पश्चिमी देश जितने भी है सब है ना, वो अपन को आके यही बोलते कि नहीं तुम्हारा तो कुछ नहीं है, सब हमारा ही किया धरा है। सोचिए भारत अपना शुरुआत से कितना विकसित है। इंडस वैली ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो है ना, जो हड़प्पा संस्कृति है, उसमें भी है ना गणित में कुछ ऐसे सिक्के मिले जिसमें आर्यभट्ट की कुछ रचनाओं के बारे में बताया गया है। अब जैसे आर्यभट्ट का जन्म तो कब हुआ था, केरल में भी हुआ था, बहुत सारे लोगों का ये मानना है। विद्वानों में इस चीज को लेकर भी काफी मतभेद है कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था या कहीं पश्चिम के कोई देश में हुआ, माफ कीजिएगा, यहाँ या कुसुमपुरा में हुआ था या पाटलिपुत्र में, कहीं पे भी इस बात को लेके बहुत मतभेद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि है ना आर्यभट्ट के बारे में केरल में भी है ना उनके बारे में काफी, मलयालम लिपि में भी काफी उनके ऊपर लेख लिखे गए हैं। काफी कुछ इनके बारे में दिया गया है कि है ना आर्यभट्ट ने क्या किया था। साइंटिस्ट उनके जीरो के आविष्कार के बारे में बताया गया था कि जीरो कैसे बनाया। दशमलव प्रणाली में उन्होंने बताया था कि है ना दशमलव प्रणाली को कैसे किया जाएगा, सॉल्व करना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी और इसमें अलग अलग सिद्धांत दिए थे। जैसे आर्य सिद्धांत नाम से भी है ना उनकी एक बुक है। आर्य सिद्धांत नाम से जो उनकी किताब है, ये सबसे बड़ी, ये आर्यभट्टीय ग्रंथ के बाद दूसरा ग्रंथ है। हालांकि है ना जो इसमें आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत नाम के जो ग्रंथ है, आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत जो ये ग्रंथ है ना, अब ऐसा भी नहीं है कि इनमें भी है ना हर चीज सही बताई गई हो। आर्य सिद्धांत में है ना तो पूरा खगोल शास्त्र के बारे में वर्णन किया गया है। उनका ये बताते थे कि पृथ्वी कैसे अपनी दूरी पे चारों तरफ घूमती है। उन्होंने जो एक साल में है ना जो पूरी एक साल की जो गणना थी वो आर्यभट्ट ने ही की थी। कि आज जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक साल में जो 365 दिन होते हैं उसकी जो गणना थी वो आर्यभट्ट ने ही की थी। कि है ना आर्यभट्ट ने बताया था कि एक साल में पूरे 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय होता है। अब माफ कीजिएगा 6 घंटे 12 मिनट का समय होता है। 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट। हालांकि अगर आज की तुलना में अगर इसको देखा जाए तो ये 3 मिनट आज इससे कम है। मतलब 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट बताया जाता है। तो ये जो घंटे की जो गणना थी आर्यभट्ट ने, जो देश में मतलब माफ कीजिएगा दिन में कितने घंटे होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन और कितने घंटे होते हैं, कितने महीने होते हैं, ये सभी की जो गणना है ये सब आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई है। आर्यभट्ट ने ही इस बारे में लोगों को बताया था कि देश में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। पाटलिपुत्र में उनके कई शिष्य भी हुआ करते थे। आज देखिए अभी आर्यभट्ट के बारे में तो देखिए कोई ज्यादा ऐसे सोर्सेज है नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी है, अपने यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोगों को है ना महान वैज्ञानिकों के बारे में तो सबको जानते हैं। जैसे आर्यभट्ट के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन सभी के बारे में जानते हैं। जैसे वराहमिहिर, भास्कराचार्य और जैसे जितने भी और भी जो शुरुआत में अलग अलग और भी जो साइंटिस्ट हुए थे आज, जैसे जो बड़े लेकिन आर्यभट्ट के बारे में ज्यादा कहीं उल्लेख मिला ही नहीं सबको। बहुत सारे लोगों को ही नहीं पता था कि है ना आर्यभट्ट कौन थे। देखिए सबसे पहला सैटेलाइट है ना आर्यभट्ट को नाम दिया गया था। इंडिया ने सैटेलाइट को नाम दिया था आर्यभट्ट और 1975 में, और 19 अप्रैल 1975 को ही इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो इसी के बाद है ना सभी लोगों को आर्यभट्ट के बारे में जानने को मिला। सोचिए। और उसके बाद साल 1976 में दिल्ली में
1500वीं जयंती मनाई गई थी आर्यभट्ट की, जिसमें एक समारोह किया गया था और जिसमें आर्यभट्ट को काफी सम्मान दिया गया था कि आर्यभट्ट ने जो देश के लिए किया। लेकिन उससे पहले आर्यभट्ट के बारे में कोई भी नहीं जानता था और आज भी ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जब इसको जला दिया गया था, हो सकता है बहुत सारी किताबें नालंदा विश्वविद्यालय में भी रखी होंगी उनकी, कई सारी उन्होंने किताबें लिखी थी। इसके अलावा कई सारे रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बनाए थे, काफ़ी कुछ लिखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि है ना, उन्होंने कोई वो नहीं किया था इसके बारे में कि इस बारे में कोई रिसोर्सेज जो भी थे कहीं कहीं या तो है ना कहीं हो सकता है वो खो गए। अब जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में तो सारी किताबें जल गई, तो हो सकता है कि है ना उस वजह से भी है ना काफ़ी कुछ मिल नहीं पाया है अभी तक। तो वैसे तो फिर भी देखिए हिस्ट्री में तो रिसर्च चलता ही रहता है, अभी हिस्टोरियंस तो बताते ही रहते हैं कि देश में क्या हुआ था, कौन से उपग्रह को क्या नाम दिया गया, कौन सा सैटेलाइट, आर्यभट्ट के बारे में सोर्सेस तो रहते ही है हर जगह से फिर भी कि कहाँ से क्या लिखा गया है। तो देखिए ये आर्यभट्ट के उन्होंने बताया और आर्यभट्ट का, और उसके बाद काफ़ी कुछ देश में उन्होंने आविष्कार किए, जीरो का आविष्कार बता दिया मैंने, और भी कुछ किए और भी सारी चीज़ें। मैथ्स को इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मैथ्स पे बल दिया, गणित पे, साइंस पे, जो जैसे साइन के बारे में जो होता है, जो मैथ्स में अलग से इक्वेशंस पढ़ाई जाती है, जो जिसमें अलग अलग जैसे जो हार्ड होते हैं ना फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो मैथ्स से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं 11th-12th में, मोस्टली जो भी उसमें दिया गया था वो सब आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। आर्यभट्ट ने उसके पूरी गणना की थी और उसमें बताया था कि है ना ये देश में इसके बारे में बताया था कि है ना क्या किया जाएगा, मतलब इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो देखिए अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है ना, जो 121 श्लोक है उनमें भी है ना जो उसमें अलग अलग चीजें बताई गई है। आर्यभट्ट ने इन श्लोक में है ना अपने कलयुग और अपनी जन्म तिथि के बारे में भी बताया है कि है ना उनका जन्म, वो इस बारे में भी कुछ एक श्लोक में तो इन्होंने अपने इस बारे में भी बताया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब कब हुआ था, और है ना डेट बताई है, और है ना डेट की है ना पूरी जनगणना की है कि है ना इस युग से लेके इतने तारीख तक, इतने साल तक कलयुग रहेगा या सतयुग रहेगा, इसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। अब उसके बाद और उसी चीज़ को है ना, जैसे उनकी जब 74 साल के जब वो हुए तो उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। अब जब आर्यभट्ट का निधन हुआ तो उसके बाद भी जैसे बहुत सारे लोगों ने ना उनके काम को आगे बढ़ाया, बहुत सारे अलग अलग, इसके बाद दार्शनिक आए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए नए नए, फिर मैथमेटिशियंस आए और उन्होंने ही आर्यभट्ट की इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उस पर काफ़ी समय तक रिसर्च चलता रहा कि उन्होंने क्या क्या दिया था, ज़ीरो के बारे में बताया। तो और ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ और अभी भी रिसर्च चलता ही रहता है कि है ना आर्यभट्ट के बारे में, कि आर्यभट्ट कौन थे, उनके बारे में पता तो लगाते ही रहते सब लोग। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि है ना जो आर्यभट्ट के जो सिद्धांत है जिनमें 121 श्लोकों में, अब जैसे बहुत सारे लोगों में मतभेद है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि है ना आर्यभट्ट ने जो कुछ चीज़ें इसमें गलत बोली हो तो वो गलत ही हो जाएगी, हो सकता है वो सही भी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आर्यभट्ट ने अगर कुछ ऐसे, अगर जैसे आर्यभट्ट ने है ना कई सारी चीज़ें जैसे बताई है अपने ग्रंथों में, अगर वो गलत हो सकती है तो आज जैसे जो निकोला टेस्ला जैसे जो बाहर के जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है, तो हो सकता है उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई होगी जो है ना आज के टाइम पे है ना सही नहीं है, वो भी गलत हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब गलत का, अब देखिए गलत उन्होंने ऐसा खुद से नहीं बताया होगा, अब जैसे गलत हुआ होगा तो उसी से ही तो लोगों को सीखने को मिलेगा ना, कि अगर आज कोई भी अगर गलती होती है, अगर कोई चीज़ में या कोई बड़े अपने सब्जेक्ट में अगर कोई गलत होता है एक बार, तो उसके बाद उसको दोबारा फिर उससे सीखने को मिलता है कि हाँ उसको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, ये गलत चीज़ है। तो इसी ऐसा बोला जाता है कि है ना इंसान गलतियों का पुतला है, जब भी है ना मतलब उसके बाद वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सही को सही और गलत को गलत बताना, ये वो उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा भी नहीं है, काफ़ी मतभेद भी है इतिहासकारों में
तो हो सकता है कि अब देखिए आगे चल के अब क्या रिसर्च आती है इस बारे में, वो तो देखना पड़ेगा। अब जैसा भी है, तो ये था आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट की बायोग्राफी थी, आर्यभट्ट ने क्या किया उसके बारे में पूरा बता दिया। अब आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे कल के, तब तक के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें और वीडियो को आखिरी तक देखा करें। जय हिंद, जय भारत।